Hello everyone, I am Kumar Anurag and I welcome you all on the behalf of CAPF Academy. Friends, मैं आज यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हूँ जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के इस 2021 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और ये पूछा है कि हम जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है उसके प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक प्रेफर करें, हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए और जो क्वेश्चंस है वो हम मैक्सिमम कैसे टैकल कर पाए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे और एक एक करके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। आप सब लोगों को पता है कि CAPF AC का एग्जामिनेशन जो है ये UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है और इसलिए आप सब लोगों को इस चीज का पूरी तरीके से अंदाजा होगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर आसान क्वेश्चन पेपर नहीं होते। आपको जैसा कि पता है कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम है ये एग्जाम इस बार 8 अगस्त को होने वाला है और अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो लगभग 5 महीने का टाइम है। ऐसे में आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रॉपरली कुछ बेसिक बुक्स को फॉलो करके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेपर 1 जिसे हम बोलते हैं CAPF के एग्जामिनेशन में, इस पेपर 1 को हम जनरल स्टडीज का पेपर बोलते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी पहले एग्जाम दे रखा होगा उन्हें पता होगा और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम इस एग्जामिनेशन को इस बार दें और उसके लिए उन्हें प्रॉपर पैटर्न की जानकारी चाहिए, तो मैं सिंपली सिर्फ पेपर 1 में पहले आपको बताना चाहूंगा कि पेपर 1 में टोटल 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। अब इन 250 मार्क्स में आप कितने मार्क्स लेकर आएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में अपने सक्सेस को इंश्योर कर पाए। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो ताकि आप इस 250 मार्क्स में से मोर देन 150 मार्क्स जो हैं वो कवर करें। ये 150 मार्क्स आपके लिए एक बूस्ट साबित होंगे, क्योंकि अगर आपके पेपर 2 में मार्क्स कुछ कम में रह गए तो आप यहां से कुछ चीजों को कवर कर सकते हैं। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप 150 मार्क्स से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए। और जैसा कि मैंने बताया, यूपीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका नेचर ऐसा होता है कि आपकी बेसिक इन डेप्थ नॉलेज को वो जानना चाहते हैं और इसके लिए बहुत आसान ये है कि आप जो भी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स कही जाती हैं उनको आप जरूर पढ़ें, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स। आप सब लोगों को ये पता है कि जनरल स्टडीज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। यहाँ हिस्ट्री कवर होता है और हिस्ट्री के लिए आपको मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ये ओल्ड एनसीईआरटी किन क्लासेस की पढ़नी है आपको? क्लास 11 और 12, क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। इसमें आप इंडियन हिस्ट्री के तीनों सेक्शंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको 11 क्लास में 2 बुक्स मिलेंगी जो एंशिएंट हिस्ट्री की होंगी, आर.एस. शर्मा की बुक, और मेडाइवल हिस्ट्री की होगी सतीश चंद्रा की बुक। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री 12th क्लास में मिलेगी आपको और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बिपिन चंद्रा की बुक पढ़नी है। मैं ये कहूंगा कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो कि CAPF ज्वाइन करना चाहता है और उसके एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है, उसे ये 3 बुक्स जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं ज्योग्राफी के सेक्शन में। ज्योग्राफी का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर करने के लिए आपको कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज और कुछ न्यू एनसीईआरटीज जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ओल्ड एनसीईआरटीज जो है वो आपको पढ़नी है क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक की। इसके अलावा आपको इन्हीं बुक से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मिल जाएगा जहां से क्वेश्चंस कुछ बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं, वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी से मेरा यहाँ पर मतलब ये है
कि आप अगर मैप वर्क करना चाहते हैं, आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, चाहे वो उसके फिजिकल एस्पेक्ट से हो या उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हो, तो उन सारी इंफॉर्मेशंस के लिए ये क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक की बुक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इवन क्लास 9 की बुक आपको हेल्प करेगी इंडिया की ज्योग्राफी को जानने में भी, तो वहां पर आप इंडियन ज्योग्राफी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जान पाएंगे। तो इन बुक्स को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जहां तक न्यू एनसीईआरटी की बात है, देखो मैंने बताया कि ये जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, ये छोटी क्लासेस के एनसीईआरटीज हैं, इनको आप फटाफट खत्म कर सकते हैं, इवन कम समय में ही रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप इन बुक्स को पढ़ने के बाद न्यू एनसीईआरटीज में क्लास 11 की दोनों बुक्स जो हैं, इनकी 2 वॉल्यूम्स हैं, इन दोनों वॉल्यूम्स को पढ़ें। वॉल्यूम 1 जो है ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसको आप हिंदी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से मार्केट में ले सकते हैं। और जो वॉल्यूम 2 है वो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण, आप इस बुक को भी जरूर लें। पहली वाली बुक में आपको ओवरऑल जो जनरल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे, वहां रॉक्स का टॉपिक मिलेगा, वहां अर्थ के ओरिजिन का टॉपिक मिलेगा, वहां पर वोल्केनो का टॉपिक मिलेगा, अर्थक्वेक का टॉपिक मिलेगा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के टॉपिक मिलेंगे, आपको एटमॉस्फेयर में साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, विंड फॉर्मेशन, इन सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओशन करंट्स कौन-कौन सी हैं, मतलब जनरल ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको हर एक एस्पेक्ट इस बुक में मिलेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीछे आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से, इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से वॉल्यूम 2 जो कि इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यहां पर भी आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक को जरूर पढ़ना चाहिए। आप इंडिया के लोकेशन वाले चैप्टर से शुरू करेंगे और इंडिया की सॉइल वाला जो चैप्टर है आपको वहां तक इस बुक को कंप्लीटली पढ़ना है। इवन सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, बल्कि आप 2 से 3 बार पढ़ें, ताकि हर एक एस्पेक्ट पर आपकी नजर जा सके और आप क्वेश्चंस में उन सारी चीजों को सॉल्व कर पाए जो कि आपसे पूछी जा रही है इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको ये 2 चीजें करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक एटलस को भी अपने साथ रखना है। एटलस पर आपको मैप वर्क जो है वो देखना है। आप क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की जो भी आप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे वहां पर, उनको आप मैप में प्लेसेस को या फिजिकल एस्पेक्ट्स को जरूर मार्क करें, ताकि आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पाए उनकी लोकेशन को। इसके अलावा आपको जरूरत है एक एटलस की भी। यहाँ पर ये एटलस जो है वो किस लिए आपको चाहिए? मैप वर्क के लिए। देखो ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाती हैं जहां पर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे आपसे कोई स्टेट पूछ दिया गया, आपसे कोई माउंटेन पूछ दिया गया, आपसे कोई प्लेटू पूछ दिया गया, तो आप उन सब चीजों को कैसे याद रख सकते हैं? आप यहाँ पर जो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की बुक्स में जितने भी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उनको पर्टिकुलरली इस एटलस पर नोट करते चलेंगे, उनको मार्क करते चलेंगे। उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप एटलस में ही नोट कर लो, ताकि आपको वहां से सीधे सीधे इंफॉर्मेशन मिले जब भी आप एटलस अपना पलट रहे हैं। ठीक है, तो ये एटलस की बात कर ली, ज्योग्राफी की बात कर ली। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, एक तो मैं बताऊं कि इस सेक्शन का जो रिलेशन है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से है, और इसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये वाले जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपको जो भी छोटे छोटे चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, है ना, बेसिक प्रेम्बल से रिलेटेड, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत की, इस बुक को जरूर आप पढ़ें, ताकि इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी छोटी से छोटी चीजें दी गई हैं, जो पूछी जाती है आपसे क्वेश्चंस में, आप उनको सॉल्व कर पाए। लेकिन एक चीज छोटी सी यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब आप इंडियन पॉलिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ पेपर 1 में ही नहीं,
बल्कि इसका इंपॉर्टेंस आपको पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर 2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे एसे में, या फिर आपके जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है उसमें, या फिर रिपोर्ट राइटिंग, या फिर आर्गुमेंट राइटिंग में, तो वहां इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मिल सकते हैं आपको। अगर आपको यहाँ पर बेहतर जानकारी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंडियन पॉलिटी के अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन के लिए आपको मैं कहूंगा कि आप 2 बुक्स पढ़ें। अगर 2 नहीं आप पढ़ पा रहे हैं तो आप इनमें से एक बुक लें। वो एक बुक कौन सी है, मैं सीधा पहले उसी बुक का नाम लिख देता हूं। रमेश सिंह ऑथर हैं, इनकी इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है जो कि TMH यानी टाटा मैकग्रॉ-हिल के पब्लिकेशन से आती है। आप इस बुक को ले लें और इससे इंडियन इकोनॉमी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट से ये भी कहता हूं कि आपको जो क्लास 11 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो भी पढ़नी चाहिए। वहां के जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है वो आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा वहां पर जो ग्राफ्स और इक्वेशंस की बात की गई है उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अलावा आपके पास जनरल साइंस का जो सेक्शन है जिसमें 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी पीछे 3 इयर्स से आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स के सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली सबसे पहले तो आप चाहे न्यू एनसीईआरटी लें या ओल्ड एनसीईआरटी लें, 6 to 10 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आप जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, जहां तक सवाल है सब्जेक्ट वाइज, तो जैसे मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स में ये चैप्टर्स जो हैं, इनमें से एक चैप्टर जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिक्स। इस चैप्टर में आप जितने भी मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि आप वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, यानी मोशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इवन फ्रिक्शन वगैरह, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स वाला पोर्शन जरूर करें। इसके अलावा लाइट, साउंड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, और मैग्नेटिज्म, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आप एक अंदाजा लगा पाएंगे प्रीवियस ईयर देखकर कि आपको क्वेश्चंस किन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं तो जनरली 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिन पर आपका थ्रस्ट ज्यादा होना चाहिए। एक तो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और दूसरा सेक्शन जो है उसको आप यहां पर कर सकते हैं, वो है क्या, वो है ह्यूमन डिजीजेस, है ना। इनसे रिलेटेड खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में भी जानना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी यानी जो पौधे हैं उनकी फिजियोलॉजी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि वैसे तो क्लास 10 तक आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप गेन कर लेंगे, लेकिन जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी को हम किस तरीके से कवर करें। इसके लिए मैं एक आसान सलाह आपको देना चाहूंगा कि आप सभी के पास मोबाइल है, आप YouTube पर किसी भी ऐसे चैनल को चूज करें जहां पर नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ाई जा रही हो, और वहां पर आप फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड या ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स डिस्कस किए जा रहे हैं, आप उसका लाभ उठाएं, आप उससे अपने नोट्स तैयार कर लें और उस नोट्स को आप रिवाइज करें बार-बार से। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की जो चीजें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आप देख लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में मेटलर्जी से रिलेटेड और जो भी चीजें एनसीईआरटी में दी गई है वो क्लास 11 क्लास 12 में है। तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से YouTube पर कोई चैनल चूज कर सकते हैं जहां पर नीट के प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही हो, खासतौर से मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो कराए जा रहे हो, तो उनसे आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। खासतौर से यहाँ केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो सब्सटेंसेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड से रिलेटेड पूछे जाते हैं जो कि डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं। तो आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे बजाय इसके कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड वहां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रिपरेशन की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि आप यहां पर जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ, लेकिन इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस वाला जो पार्ट है वो भी हमसे पूछा जाता है, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम जो है जरूर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लास्टली आपके पास बचता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, वो है जीके टुडे का ऐप। जीके टुडे का ऐप आप डाउनलोड करिए। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो या आईफोन हो, किसी में भी ये ऐप आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और इस ऐप में आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दे दी। अब सवाल उठता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वो है आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लें और उसको बार बार, जब भी आप यहाँ पर ये चीजें पढ़ रहे हो, आप उसको बार बार रिवाइज करें ताकि आप जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं आपको ये अंदाजा लगे कि आप उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक इन सारे बुक्स में मैं मानता हूं वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। इसको आप जरूर से जरूर कवर करें। ठीक है, अब इतनी जानकारी देने के बाद मैं सिंपली सीएपीएफ एकेडमी की तरफ से एक अनाउंसमेंट जो है वो करना चाहूंगा कि सीएपीएफ एकेडमी ने एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर डेली 5 आवर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी और इन 5 आवर्स की क्लासेस में आप प्रॉपर्ली पेपर 1 और पेपर 2 की सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सीएपीएफ एकेडमी में बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज मौजूद है जो कि यूपीएससी के आईएएस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको प्रिपरेशन कराते हैं और आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पर भी मिलेगी। इस लेवल पर निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपने सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन के लिए भी कर पाएंगे। आपको इस बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ लिखे फोन नंबर पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप अगर विजिट करना चाहें तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप विजिट कर सकते हैं सीएपीएफ एकेडमी के सेंटर पर और वहां पर आकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।